अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम। और अपनी जो इंडिया जीके से संबंधित सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की जो बेहतरीन क्लास है वो चल रही है, जिसमें से मैं बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं। और ये जो क्लास है विशेष रूप से जो अभी एग्जाम है 24 तारीख को उसके लिए, और बाकी का आपको बताइए अपने क्वेश्चनों का लेवल ऐसा होता है कि वो सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी होती है। तो मैं बिना कोई देरी के सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग आपको लेकर चलता हूं आज के पहले क्वेश्चन पे। तब तक सभी विद्यार्थी और सावन के पहले सोमवार को ही अपनी क्लास को 16 बार शेयर जरूर करने का साहस करे और प्रयास करे। और आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। थॉमस कप का संबंध जो है वो कौन से खेल से है। थॉमस कप का संबंध बबलू, खत्री, मीनाक्षी, महादेव, यादव जी, आर्मी लवर, सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। जल्दी से बेटा कमेंट करें कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। जैसे बेटा अपन कहे तो डूरंड कप फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से है, फीफा कप भी फुटबॉल से है, अजलान शाह कप हॉकी से है, मीनाक्षी खेल से तो है, कौन से खेल से है थॉमस कप का संबंध। प्रीति सेन का, यादव जी का और बबलू खत्री, बिल्कुल लगभग विद्यार्थियों का उत्तर राइट आ रहा है कि थॉमस कप का संबंध या थॉमस ट्रॉफी का संबंध बेटा बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। और बेटा इसको सर्वाधिक बार जीतने वाला देश इंडोनेशिया है। इसको सर्वाधिक बार जीतने वाला देश इंडोनेशिया है। क्या लाइव देखने वाले विद्यार्थी मुझे बता सकते हैं बेटा बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? एक चलो चलते साथ में एक की और कमेंट कर दो कि बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जैसे भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, कनाडा का आइस हॉकी भी माना जाता है। तो आप बता सकते हो कि किस देश का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। और बेटा फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है, देखो अब फुटबॉल के बारे में बता दूं, फुटबॉल या फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले जो देश हैं वो बेटा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930 में, जिसे बेटा फीफा कहते हैं। और फुटबॉल का पहला जो विश्व कप है वो जीता था बेटा उरुग्वे ने। और फुटबॉल का सर्वाधिक बार वर्ल्ड कप जीता ब्राजील देश ने। फुटबॉल का सर्वाधिक बार वर्ल्ड कप किसने जीता? ब्राजील ने। और इस साल का बेटा ध्यान रखना, इस साल का मानी 2022 का फीफा वर्ल्ड कप दोहा कतर में होगा। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा? दोहा कतर में होगा। क्रिकेट बेटा, क्रिकेट दो देशों का राष्ट्रीय खेल है। एसेज भी क्रिकेट से जुड़ा है। और क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप बेटा वेस्ट इंडीज ने जीता था। क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने। और क्रिकेट का बेटा सर्वाधिक बार वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। क्रिकेट का सर्वाधिक बार वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। और एसेज नामक क्रिकेट जो श्रृंखला है, एसेज नामक, मीनाक्षी कह रही है सर हमें खेलों का बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मीनाक्षी बेटा अब खेल और कंप्यूटर की जानकारी रखना भी जरूरी होगा आपके लिए, क्योंकि बेटा आजकल कंपटीशनों में दो टॉपिकों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आने लग गए हैं, कंप्यूटर और खेल से। कंप्यूटर और खेल से संबंधित क्वेश्चनों हैं वो बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। तो बेटा एसेज श्रृंखला है क्रिकेट की, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। एसेज जो श्रृंखला है, अब बेटा आपको मैं बताऊं चाइनामैन किस खेल से जुड़ा है? चाइनामैन क्रिकेट से जुड़ा है। गोगली क्रिकेट की शब्दावली है। बीमर क्रिकेट की शब्दावली है। और भारत क्रिकेट के कितने वर्ल्ड कप जीत चुका है? भारत क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप
जीत चुका है। 2 वर्ल्ड कप अब तक भारत क्रिकेट के जीत चुका है। एक कपिल देव ने जितवाया था, हमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे जो हरियाणा के थे। एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया महेंद्र सिंह धोनी ने, जो हमने बंबई में श्रीलंका को हरा कर जीता था। और पहला वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में हमने वेस्ट इंडीज को हरा कर जीता था बेटा। और टेनिस अपना इंपॉर्टेंट खेल ही है। और भारत में टेनिस के खिलाड़ी बता सकते हो बेटा? और 2 क्वेश्चन और बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करो। उनका भी है कि भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन है और भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है और साइना नेहवाल का संबंध किससे है। तब तक मैं आपको लेकर चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। और एक बार क्लास में लाइक वाला बटन दबा के शेयर भी इसको कर दिया करो। सोमवार है, हरा भरा ज्ञान ले लो। दूसरा क्वेश्चन है, सैंडल पिक चोटी कहां स्थित है? ये चोटी बेटा वो बालों की बनाई जाने वाली नहीं है। सैंडल पिक चोटी कहां पर स्थित है बेटा? सैंडल पिक नामक चोटी है वो कहां पर स्थित है? जो भारत की ऊंची चोटियों में से एक चोटी है। जैसे बेटा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 या गार्डविन ऑस्टिन जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी सिक्किम में है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। गुरु शिखर माउंट आबू में है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक चोटी भी मध्य प्रदेश में है। काजल का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सावन के महीने में जो लेट जुड़ते हैं वो क्लास को 5 बार शेयर करते हैं। बिल्कुल बेटा जल्दी से उत्तर दो कि सैंडल पिक चोटी कहां स्थित है। तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा अंडमान निकोबार में। मानी कभी भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? कभी भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बेटा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, परंतु जो ही जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाई तो बेटा वो अब अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल में पहला स्थान नहीं रहा, परंतु जम्मू कश्मीर को बेटा हम पुनः राज्य बनाएंगे तो अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा जो बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार जो कौन सी खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है बेटा। तो भारत में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर 2 और बने, 9 हुए। 9 में से फिर 1 कम हुआ तो वर्तमान में बेटा भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अंडमान निकोबार की राजधानी है बेटा पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के बीच में स्थित है। मानी 10 डिग्री चैनल किसके बीच में सीमा बनाता है? अंडमान और निकोबार के बीच में सीमा बनाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पिक। और अंडमान निकोबार में ही बेटा काले पानी की सजा दी जाती थी कि काले पानी की सजा देकर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को कहां भेजा जाता था? काले पानी की सजा देकर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेजा जाता था, जो आज एक म्यूजियम है। और सेलुलर जेल की दीवारों पर इतिहास लिखने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में है, जहां पर दी गई सजा को काले पानी की सजा कहते थे और यह अंग्रेजों की प्रिय सजा थी। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को यही सजा मिलती थी बेटा। तो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और एक चीज और ध्यान में रखना बेटा, भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसका इंदिरा पॉइंट नाम था, जो आज बेटा नष्ट हो चुका है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भी अंडमान निकोबार में स्थित था। अंडमान निकोबार खुद बंगाल की खाड़ी में है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। सेलुलर जेल इसी में है। और अंडमान निकोबार का बेटा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वीर सावरकर हवाई अड्डा। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? वीर सावरकर हवाई अड्डा। अब मैं बेटा आपको बता दूं अन्य ऑप्शनों के बारे में। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश था कभी,
36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं और लक्षद्वीप की राजधानी है बेटा कवारती। 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। और लक्षद्वीप का मुख्य व्यवसाय बेटा नारियल उत्पादन है। और लक्षद्वीप कौन से सागर में है? अरब सागर में स्थित है बेटा लक्षद्वीप। और केरल भारत का दक्षिणतम राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारत में सबसे पहले मानसून की एंट्री किस राज्य में होती है? भारत में सबसे पहले मानसून की एंट्री केरल में। कौन से राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहते हैं या स्पाइस गार्डन केरल को कहते हैं। शांत घाटी कहां है बेटा? शांत घाटी या साइलेंट वैली जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है वो केरल में है। लौंग, काली मिर्च, इलायची, काजू, रबड़ और सुपारी। लौंग, काली मिर्च, इलायची, काजू, रबड़ और सुपारी, इन चीजों में उत्पादन में पहला स्थान केरल का है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है भारत में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य की है। केरल राज्य के समुद्र तट का नाम है मालाबार तट। कालीकट बंदरगाह कहां है? केरल में। जिस कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा 1498 में पहुंचा था। केरल के कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। केरल के कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं, जहां पर एसबीआई बैंक ने पहला तैरता हुआ एटीएम लगाया था। केरल भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य है। नारियल शोध संस्थान केरल में है। स्पाइस गार्डन केरल का। और भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म केरल में हुआ। केरल का बेटा प्रमुख त्योहार ओणम है। केरल के समुद्र तट का नाम है मालाबार तट। केरल के समुद्र तट का नाम क्या है? मालाबार तट, जहां पर बेटा मोपला कर्षक विद्रोह हुआ था मुस्लिम किसानों का 1921 में। राइट है। और पुडुचेरी की राजधानी बेटा पुडुचेरी है। और पुडुचेरी, दिल्ली, ये बेटा पहले दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जिनमें विधानसभा थी। आज तो बेटा जम्मू कश्मीर में भी है। तो दिल्ली और पुडुचेरी पहले दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जिनमें बेटा विधानसभा थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन था। और वैसे बेटा भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है अटाकामा। जैसे बेटा विश्व का सबसे हरा भरा मरुस्थल है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है बेटा अटाकामा, जहां आज तक न तो बरसात हुई और न आगे होने की संभावना है। तो एक और क्वेश्चन बेटा नया क्या बन सकता है यहां पर? एक तो यह बन गया, विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। या पृथ्वी का कौन सा स्थल है जहां आज तक वर्षा नहीं हुई? अटाकामा मरुस्थल का कौन सा स्थल? एरिका स्थल में आज तक वर्षा नहीं हुई है। और ये अटाकामा मरुस्थल बेटा नाइट्रेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये जो अटाकामा मरुस्थल है ना, ये नाइट्रेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो सी उत्तर आ रहा है। काजल का भी सी है, महादेव का भी सी है। और बाकी के कहां गए रे तुम? जल्दी से शेयर करो बेटा क्लास को भी। अरे 29 आदमी चल रहे होंगे, दिखा कितने? तो बेटा इसका राइट उत्तर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश में है बेटा? चिली देश में। कि विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश में है? चिली देश में है। और अटाकामा मरुस्थल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बेटा? नाइट्रेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला
दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई बेटा 7200 किलोमीटर है। दक्षिणी अमेरिका की टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील या विश्व का सबसे ऊंचा हनीमून पॉइंट माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा हनीमून पॉइंट कौन सी है? टिटिकाका, या विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका। और विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल भी बेटा वेनेजुएला देश में है, दक्षिणी अमेरिका के। ठीक है, और अब मैं बेटा अन्य ऑप्शनों के बारे में बता दूं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जिसमें विश्व का सबसे हरा भरा मरुस्थल है विक्टोरिया, विश्व का सबसे बड़ा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है बेटा पनामा जल संधि। अब मरुस्थल की बात आती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा बेटा? सहारा मरुस्थल। कौन से महाद्वीप में है सहारा? अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है बेटा ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी अमेरिका की बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग, जो चीन देश में बहती है। एशिया की सबसे लंबी नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग। मनी डार्लिंग किसकी मर चुकी है? ऑस्ट्रेलिया की। और ये हो गई बेटा चारों महाद्वीपों की। और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहां पर हुआ था? नरम दल और गरम दल में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहां हुआ था बेटा? नरम दल और गरम दल में। जल्दी से कमेंट करें बेटा। 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कहां हुआ था? सुमन वर्मा को भी गुड इवनिंग। देखो बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में बंबई में एओहम ने की। तो ध्यान दो बेटा, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था। ताप्ती नदी के तट पर जो अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कौन से दो दलों में हुआ? नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता थे बेटा गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। लाल बाल और पाल, ये बेटा गरम दल के नेता थे। और ये जो गरम दल के नेता है ना, ये साथ में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे बाल गंगाधर तिलक को या लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को बेटा पंजाब का केसरी कहते हैं और बाल गंगाधर तिलक को मराठा केसरी कहते हैं। लाला लाजपत राय जो लाठी से शहीद हुए, सैंडर्स की लाठी से शहीद हुए, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए शहीद हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो गरम दल वाले तो अध्यक्ष बनाना चाहते थे बाल गंगाधर तिलक को, और नरम दल वाले अध्यक्ष बनाना चाहते थे रास बिहारी बोस को। और बेटा इस कहते हैं कि इस 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस के लोगों के बीच डुकामुकी भी हुई थी, माराकुटी भी हुई थी।
लड़ाई भी हुई थी और अंत में बेटा अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी बोस। तो यह क्वेश्चन भी आ सकता है। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। और ये बेटा नरम दल का अध्यक्ष था और नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। तो कांग्रेस दो भागों में हो गई। और बेटा ये 1916 में एनी बेसेंट के प्रयासों से लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पुनः एक हो जाएगी। 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पुनः कांग्रेस एक हो जाएगी, जो दो भागों में बंट गई थी 1907 में। अब देखना बेटा, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई? सूरत में। वल्लभ भाई पटेल का बारदोली सत्याग्रह कहां हुआ? सूरत में। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी बंबई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पुनः एक हो जाएगी। किसके प्रयास से बेटा? एनी बेसेंट के प्रयास से। जो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी। जो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी। और कलकत्ता में बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहां हुए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए। ठीक है बेटा। और कलकत्ता को भारत की विज्ञान नगरी भी कहते हैं। कलकत्ता को भारत की क्या कहते हैं बेटा? विज्ञान नगरी भी कहते हैं। कलकत्ता हुगली नदी के तट पर है। कलकत्ता में ही बेटा हावड़ा ब्रिज भी है। कलकत्ता में ही हावड़ा ब्रिज भी स्थित है। ठीक। अब चलते हैं बेटा हमें अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है बेटा? नदियों के प्राचीन नामों का युगम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार एग्जाम में आता है। और ये बेटा थोड़े से पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा, बहुत काम के हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है। रितिका चहल का भी स्वागत है। और बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा सा। इसमें कौन सा बेटा गलत है? मीनू कुमावत का भी, राहुल मीणा डी। चलो बेटा इसका राइट उत्तर होगा युगम गलत वाला चिनाब व्यास। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परोशनी। ये जोड़ा राइट है बेटा। सतलज नदी का पुराना नाम सतुद्री, राइट है। गागर नदी का पुराना नाम दर्शेवती, राइट है। बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी। तो इसका चिनाब का पुराना नाम व्यास नहीं है, चिनाब का पुराना नाम है चंद्रावती। ठीक है बेटा। तो इसका चिनाब का पुराना नाम व्यास नहीं है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, रावी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। रावी नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। रावी नदी का पुराना नाम बेटा परोशनी था। और ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध, ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध भी रावी नदी के तट पर ही लड़ा गया था। सतलज निकलती है बेटा तिब्बत की राक्षस ताल झील से और भारत में एंट्री करती है बेटा ये हिमाचल प्रदेश के सिप्पी कल्ला दर्रे से। सतलज नदी का भारत में प्रवेश कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश के सिप्पी कल्ला दर्रे से। बिल्कुल मीनाक्षी अब आया। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। कि व्यास का प्राचीन नाम क्या है बेटा? विपाशा। चिनाब का चंद्रावती है। चिनाब का पुराना नाम क्या है? चंद्रावती। तो ध्यान दिया करो बेटा थोड़ा सा। और 10 रागे युद्ध था, बिल्कुल 10 रागे युद्ध लड़ा गया रावी या परोशनी। रावी हमारे हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। चिनाब बहती है बेटा जम्मू कश्मीर में।
चिनाब जम्मू कश्मीर में, व्यास बहती है हिमाचल प्रदेश में, और रावी बहती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, और घग्गर अपने शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकल कर आती है, राजस्थान में बहती है घग्गर नदी, और घग्गर नदी के पार्ट को बेटा राजस्थान में नाली कहते हैं। हां बिल्कुल, रावी नदी पर हुआ था वो युद्ध। और दर्शेवती नदी पहले यहां पर बेटा बहती थी। तो हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी जो 12मासी नहीं है, उसका उत्तर होगा बेटा घग्गर, उसका उत्तर क्या होगा? घग्गर। और ये 10 रागे युद्ध में बेटा आर्य कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। इस 10 रागे युद्ध में आर्य कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। सही है बेटा। अब आप अपना अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बोरेट नेशनल पार्क जो बेटा भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कार्बोरेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क बेटा भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, और जिम नेशनल पार्क भारत की प्रथम बाघ परियोजना भी है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, और जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत की पहली बाघ परियोजना है। बिल्कुल बेटा, सभी विद्यार्थियों का उत्तर राइट आ रहा है। उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क और भारत की पहली बाघ परियोजना है, जो यहां पर 73 में लागू हुई थी। और राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है रणथंभौर। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर है। और भारत की पहली बाघ परियोजना है जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। और बेटा इसी पार्क से सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था, वृक्षों को बचाने के लिए और टिहरी बांध की विरोध करने के लिए। टिहरी बांध का विरोध, तो बेटा भारत के सबसे ऊंचे बांधों में शामिल बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध का विरोध भी बेटा सुंदरलाल बहुगुणा ने किया, और चिपको आंदोलन भी चलाया बेटा सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन भी किसने चलाया बेटा? चिपको आंदोलन भी चलाया सुंदरलाल बहुगुणा ने। और भागीरथी नदी पर 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध का भी विरोध किया किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अब बेटा मैं अन्य के बारे में बता दूं एक बार और इसी बेटा उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फ्लोर्स वैली। फूलों की घाटी नेशनल पार्क या फ्लोर्स वैली भी कहां स्थित है? उत्तराखंड में। अब बता दूं बेटा, नाथुला दर्रा सिक्किम में, कंचनजंगा वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में, कंचनजंगा चोटी सिक्किम में, और गुजरात में है बेटा गिर नेशनल पार्क। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, जो एशियाई शेर या बब्बर शेर या बेटा डाडी मूछ वाले शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर, बब्बर शेर या डाडी मूछ वाले शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। और बेटा इसी गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में है सुदर्शन झील। इसी गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी झील है बेटा? सुदर्शन झील है। असम से टूटकर बना नागालैंड। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, पुष्पा सैनी का भी हार्दिक स्वागत है। काजल कह रही है कहां से हो? काजल हम हैं सुरमा नगरी से, और भारत की सुरमा नगरी कहते हैं बरेली को। ठीक है। नागालैंड एकमात्र भारत का राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है बेटा। नागा और कुकी जनजाति यहां रहती है। तो ये ध्यान में रखना बेटा, सभी चीजें। गिर नेशनल पार्क कहां है? और भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क है बेटा मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में, बिल्कुल सही है। 13वां बाघ मणिपुर में,
लोकटक झील मणिपुर में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी कहां स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बेटा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह तो बेटा आसान सा क्वेश्चन है, सब बता दोगे, जल्दी से कमेंट करो। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, सर भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है बेटा। यादव जी पूछ रहे हैं, सर भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है बेटा। और 72 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, 72 के बाद बाघ है। भारत की राष्ट्रीय माता है मदर टेरेसा, राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, और राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू, राष्ट्रीय पोशाक है जोधपुरी कोट। मीनाक्षी कह रही है, सर हमारा नाम लेने से आपका जीएसटी लगता है क्या? बिल्कुल बेटा मीनाक्षी, आपका नाम लेने से जीएसटी लगता है। क्यों? क्योंकि जीएसटी लगाने वाला पहला देश फ्रांस, और भारत में जीएसटी लगाने वाला पहला राज्य असम। भारत में जीएसटी लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। और विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, सेन नदी के तट पर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है वर्साई का महल। फ्रांस ने हमें राफेल विमान दिए हैं। फ्रांस का नेपोलियन था। ठीक है, अब कितनी बार ले दिया मीनाक्षी, तेरे एक के कारण मैंने। चलो बेटा, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको बेटा आधुनिक भारत का अजात शत्रु कहते हैं, जिनको आधुनिक भारत का अजात शत्रु कहते हैं। अस्थायी अध्यक्ष थे बेटा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। उसके अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अब देखो बेटा आगे, प्रांतीय स्वायत्ता समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय स्वायत्ता समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जीवितराम भगवान दास करपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवितराम भगवान दास करपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले महापुरुष भीमराव अंबेडकर, सर्वाधिक डिग्रीधारी भीमराव अंबेडकर। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान में रखना। संविधान बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, और संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और विश्व का राजस्थान एकीकरण में, बिल्कुल बेटा सभी के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का 20 स्मारक और आयरन मैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? यह बेटा पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं सीधा उत्तर बता देता हूं। खालसा पंथ की स्थापना 1799 में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना 1799 में। और इनका जन्म पटना में हुआ, इनकी हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सजा दी, जो 9वें गुरु थे। दूसरे गुरु अंगद थे, जिन्होंने बेटा लंगर प्रथा चलाई। दूसरे गुरु अंगद हैं, जिन्होंने लंगर प्रथा चलाई। 9वें गुरु तेग बहादुर हैं,
जिनको औरंगजेब ने फांसी दी। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक हैं और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं, जिन्होंने खालसा पंथ या खालसा सेना की स्थापना की। और गुरु गोविंद सिंह ने कितने कैद चलाए? 5 कैद चलाए बेटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जल्दी से बताइए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बेटा आपको मैं बता दूं, कुतुब मीनार दिल्ली में, चार मीनार हैदराबाद में, जोलती मीनार अहमदाबाद में, गोल गुंबज ये गलत है बेटा। गोल गुंबज कलकत्ता में नहीं, गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर में है। गोल गुंबज कहां है? कर्नाटक के बीजापुर में है। कलकत्ता में है बेटा विक्टोरिया मेमोरियल महल। कलकत्ता में क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल महल है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बेटा कलकत्ता में ना होकर कर्नाटक के बीजापुर में है। और यह गोल गुंबज बेटा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह गोल गुंबज जो है यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और इसी गोल गुंबज को बेटा बोलता मकबरा भी कहते हैं। इसी गोल गुंबज को क्या कहते हैं? बोलता मकबरा भी कहते हैं। देखो कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु की याद में बनाई। पूरी इल्तुतमिश ने करवाई थी, जो भारत की पहली मीनार है। चार मीनार हैदराबाद में है। जोलती भी मीनार अहमदाबाद में है, जिसे बेटा जोलती मीनार को सिद्दी बशीर की मस्जिद कहते हैं। जोलती मीनार को क्या कहते हैं बेटा? सिद्दी बशीर की मस्जिद कहते हैं। मैसूर का पठार कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बेटा, शिमला समझौता 1972 में हुआ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। और शिमला समझौते के तहत कौन से देश का जन्म हुआ बेटा? तो इसका मैं थोड़ा टाइम होगा तो बेटा जल्दी व्याख्या कर देता हूं। शिमला समझौते के तहत पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसकी राजधानी ढाका है, जिसकी मुद्रा टका है। श्रीलंका, अब बेटा व्याख्या बता दूं, श्रीलंका भारत का जलीय पड़ोसी देश है, जिसमें आज बहुत ही समस्या से सर जोलती हुई मीनार किसने बनाई थी? सिद्दी बशीर ने। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो या जयवर्धन है। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। नेपाल आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। जापान को सूर्योदय का देश भी कहते हैं या उगते सूरज का। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश कौन सा है? जोलता हुआ पुल चंबल नदी पर है, सही है बेटा। तो कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश है बेटा रूस। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश भी रूस है, यूरी गागरिन। और भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह बेटा आर्यभट्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश रूस, रूस का यूरी गागरिन। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कुत्ता है बेटा। चांद पर जाने वाला पहला देश अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंडी किस धातु का मुख्य अयस्क माना जाता है? जल्दी से बताओ बेटा, पिच ब्लेंडी। वैसे मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा है, भूतकाल की धातु लोहा है। तो पिच ब्लेंडी किसका मुख्य अयस्क माना जाता है? जल्दी से कमेंट करें बेटा, पिच ब्लेंडी किसका मुख्य अयस्क माना जाता है? बिल्कुल, एक दो विद्यार्थियों को छोड़कर सबका राइट उत्तर आ रहा है रेडियम। क्या बेटा मुझे बता सकते हो रेडियम की खोज किसने की? और लोहे का प्रतीक है बेटा Fe। पिच ब्लेंडी का संबंध है रेडियम से। रेडियम की खोज बताओ बेटा जल्दी से, मैं तब तक आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। रेडियम की खोज किसने की? अगला है, कोशिका में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल को क्या कहते हैं? कि कोशिका में पाए जाने वाले
न्यूक्लिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है बेटा? यादव का बिल्कुल राइट आया, मैडम मेरी क्यूरी ने, जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। राइट उत्तर है बेटा यादव जी का, मैडम मेरी क्यूरी ने, जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम मेरी क्यूरी, इरशाद अली हमने बता दिया बेटा, बिल्कुल मैडम मेरी क्यूरी ने, जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर नहीं आ रहा बेटा। कोशिका में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल को क्या कहते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या शर्करा? साइंस भी बेटा, सामान्य विज्ञान भी कमजोर है आपकी, बातें करते रहते हो, हाय वो फलानी गुड इवनिंग, हाय दिकड़ा गुड इवनिंग, पढ़ाई पे ध्यान देते हो कम। इसका राइट उत्तर होगा बेटा डीएनए। कोशिका में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल को क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं बेटा, डीएनए। यादव जी आर्मी लवर का बिल्कुल अब राइट आया बेटा। देख लो तो अब आपको क्या है पोजीशन बेटा आपकी। और कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस और कब्रिस्तान किसे कहते हैं? फलिया को कहते हैं क्या? फलिया, माइटोकॉन्ड्रिया, फलिया, जल्दी से कमेंट करो रे बेटा, फलिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस किसे कहते हैं? शक्तिग्रह किसे कहते हैं? जैसे भारत का पावर हाउस बंबई को कहते हैं। और आज का सेमीफाइनल क्वेश्चन, वर्णाद्ध, वैधता नहीं है बेटा, ये वर्णाद्धा है। वर्णाधिता से व्यक्ति मानी वर्णाधिता वाले, या इसको मैं कहूं तो कलर ब्लाइंड, कि कलर ब्लाइंड से ग्रसित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? कि वर्णाद्धता या कलर ब्लाइंड से व्यक्ति, कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है बेटा? जल्दी से कमेंट करें। आज का सेमीफाइनल क्वेश्चन, जल्दी से फाइनल पे पहुंचे। अरे काला तो कोई रंग ही नहीं होता, काला काला यादव जी। कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, प्रीति सेन का बी, राहुल मीणा का डी। देख लो बेटा तुम्हारी सामान्य विज्ञान कैसी है, मार रहे हो टोल बस पत्थर उठा उठा के। वर्णाद्धता से ग्रसित व्यक्ति को बेटा लाल रंग हरा दिखाई देता है। कहते हैं ना कि साउंड में आंधो एडन अरे दिखे, तो बेटा भाई वर्णाद्धता या कलर ब्लाइंड से ग्रसित व्यक्ति को लाल मानी रेड रंग हमेशा हरा दिखाई देता है। और प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। प्राथमिक रंग या प्राकृतिक रंग कितने होते हैं बेटा? प्राथमिक या प्राकृतिक रंग 3 ही होते हैं। और वर्णाद्धता से ग्रसित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। और एक ध्यान देना बेटे, मधुमक्खी को हरा रंग दिखाई नहीं देता है, मधुमक्खी को हरा रंग दिखाई नहीं देता है। आ गया अब समझ में? ओलियो ओ कहीं होगा बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन, नेत्रहीन लोगों की लिपि का नाम है बेटा ब्रेन लिपि। बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट, तगड़ा और रापचिक क्वेश्चन है ये। नेत्रहीन लोगों को माने अंधे लोगों को, अंधे लोगों के लिए कौन सी लिपि? ब्रेन लिपि। और अंधे लोगों के लिए ब्रेन लिपि का आविष्कार किसने किया था? बेटा 2-3 क्वेश्चन ध्यान में रखना आपको, कि अंधे लोगों की या नेत्रहीन लोगों की लिपि कौन सी है? ब्रेन लिपि। और अंधे या नेत्रहीन लोगों की ब्रेन लिपि का आविष्कार किसने किया था? आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा। राहुल मीणा, काजल का उत्तर आ रहा 9 PM। बबलू खत्री का आ रहा, अभी पिछले में चल रहे हो। नयन कोठारी, प्रीति सेन, सुमन,
बिल्कुल बेटा इसका राइट उत्तर है लुई पास्चर। कि ब्रेन लिपि का आविष्कार किसने किया बेटा? लुई पास्चर ने किया था। ब्रेन लिपि का आविष्कार किया बेटा लुई पास्चर ने। कृत्रिम हार्ट किसने बनाया? कृत्रिम हृदय बनाया बेटा डार्विन ने। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज की बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो पेनिसिलिन मधुमेह रोगियों के काम आती है, जो पेनिसिलिन मधुमेह रोगियों के काम आती है, उसका आविष्कार किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और भारत में पेनिसिलिन का उत्पादन होता है बेटा महाराष्ट्र के पिंपरी में। भारत में पेनिसिलिन का उत्पादन कहां होता है? महाराष्ट्र के पिंपरी में। कृत्रिम हृदय किसने बनाया? विश्व का पहला कृत्रिम हार्ट बनाया बेटा डार्विन ने। डार्विन ने बनाया था। और पहला कृत्रिम हार्ट का ट्रांसलेट है बेटा वो अफ्रीका में किया गया था। किस में किया गया? अफ्रीका में। और लुई पास्चर ने बेटा ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था। तो ये थे बेटा अपने 15 बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें 10 थे सामान्य ज्ञान के, 5 थे सामान्य विज्ञान के। और मैं आशा करता हूं कि ये सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन आपके लिए आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही शानदार और उपयोगी आपके लिए साबित होंगे। तो बेटा अब अपना हो चुका है दूसरी लाइव क्लास का टाइम, तो अब हम आगे लेते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ में और जुड़े रहें। और लिखित में सभी विद्यार्थियों को थैंक यू, बोलकर भी सभी विद्यार्थियों को थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका अपना गुरु सुरेंद्र महिला सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ